अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली का आज इजलास हुआ है। बड़ा अहम ये इजलास है जो हुआ है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आज ज़ेर बहस रही हैं। और उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन, ये एक बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट है। और पिछले भी इजलास में हमने देखा था कि जब बहस हुई थी, राना सनाउल्लाह साहब ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की थी। 8 निकाती इसका एजेंडा था, जिसमें अमन ओ अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी से जो दरपेश मसाइल हैं उनके हवाले से उसमें बहस हुई। और फिर इसके अलावा जो मौशी इस वक्त हमें मसाइल दरपेश हैं उनसे निमटने के लिए एक हिकमत अमली बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम सियासी जमातों को लेने की कोशिश की जा रही है ताकि जो असल हालात हैं वो सबके सामने लाए जा सकें। मौशी तौर पर अमन अमान और सियासी सूरत हाल ख़ास तौर पर इस वक्त जो अनरेस्ट हमें खासा ज़्यादा नज़र आ रहा है, उससे किस तरह से निपटा जा सकता है। एक और बड़ी अहम बात ये थी कि हमें अपने इदारों को किस तरह से मुस्तहकम करना है और उनका जो एहतराम है वो बहुत ज़रूरी है। जो प्रोपेगेंडा हमने देखा, शायद इससे पहले कभी हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व नहीं की, जो अब अनयूजुअल किस्म की सिचुएशन हमें दरपेश है, जो हम देख रहे हैं जिस तरह से इदारों को बदनाम किया जा रहा है, मिलाइन किया जा रहा है। तो ये मामला जो है ये रुकना चाहिए। ऑडियो लीक्स के हवाले से, वीडियो लीक्स के हवाले से भी बात हुई थी कि ये सारी चीज़ें जो है अब कहीं इस मामले को थमना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। अब आज भी बड़ा अहम ये सेशन है और एक अच्छी बात, एक अच्छी चीज़ ये है कि हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और देख रहे हैं बहुत से अरसे से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनती है और वो अपने आप को साइड पे रखती है, जिससे काफ़ी मामला जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाते हैं। और बाद में फिर चूँकि वो तनकीद की जाती है और पहले वो उसमें शामिल नहीं होते, लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैनेटर्स जो हैं वो इस सेशन में शामिल हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे। आज की जो कार्रवाई है, जो प्रोसीडिंग, जो एजेंडा है, वो मेरे एनालिस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगी, इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मेरे साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। और इनके साथ हमें शहरयार खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शहरयार खान साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। शहरयार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और साफ़ी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। पहले तो कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ है उसका एजेंडा और जो चीज़ें आज ज़ेर बहस रहीं, मैं चाहती हूँ कि उसके हवाले से बात कर लें। आप हमें बताएं, ब्रीफ़ करें कि क्या कुछ आज हुआ इस इजलास में। शुक्रिया नाहिद। दोनों इजलासों के एजेंडा लगभग एक ही जैसा है। महवर जो है पाकिस्तान का जो सियासी अदम इस्तेहकाम, पाकिस्तान के माशी मसाइल और इस सबसे बढ़कर जो सिक्योरिटी के अमन अमान की जो सूरत हाल है उस पर दोनों हाउसेस जो है कौमी असम्बली के इजलास में उस पर बातचीत आज हुई है। आपने जिस तरह अपने इब्तदाइया में फरमाया कि 8 नुकाती एजेंडे के तहत जो पहला इजलास लास्ट वीक हुआ था उसी के तसलसल में इजलास का इनेकाद होगा। तो कौमी असम्बली के इजलास में आज जो ज़्यादा गुफ्तगू हुई वो रमज़ान पैकेज के हवाले से हुकूमत की स्ट्रेटजी और इस पर जो होने वाली कुछ तनकीद, स्पेशली जो तकसीम कार का जो तरीक़ाकार है उस पे जो कुछ मसाइल है उस पे बातचीत की गई और उसका मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने इंतहाई फसाहत से इस मसले को समझाने को, ईवान को बताने की कोशिश की। और हमें तो ये लग रहा था कि एक छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन आज कौमी असम्बली के इजलास में पता चला कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 74 अरब रुपए जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हुकूमत ने इन नामसाद माली मुश्किलात के बावजूद जो हालात है वो जारी किए हैं। फिर इसका तस्करा हुआ कि किस तरह सैलाब ज़दगान की मदद की गई, पूरे उनके अदाद शुमार ईवान के सामने रख दिए गए। तो पता चला कि मौजूदा हुकूमत ने 11 महीनों में IMF के मना करने के बावजूद सब्सिडियाँ भी दी हैं और इसके अलावा जो है रिलीफ़ के मद में भी काफ़ी पैसे दिए हैं, हुकूमत ने जारी किए हैं। मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ का कायल नहीं हूँ। अक्रॉस द बोर्ड जो सब्सिडीज़ होती है उससे एक ख़ास मराते याफ्ता तबका वही फ़ायदा मुस्तफ़ीद उठाता होता है। है। बिल्कुल, टारगेटेड सब्सिडी ज़रूर होनी चाहिए, जिस तरह मुफ्त आटे की तकसीम है या जो छोटी गाड़ियों के लिए पेट्रोल पे जो छूट है पेट्रोल की कीमतों में, ये चीज़ें काबिल कबूल है। ये तो कौमी असम्बली की एक छोटी सी दास्तान। अब जो पार्लियामान का इजलास है उसमें आप जानती है कि सबसे बड़ा जो एक बड़ा मसला हमें दरपेश है दो सूबों में इंतखाबात के हवाले से और उसका अल्तवा के हवाले से बनने वाली सूरत हाल और जो पाकिस्तान में सियासी इंतशार है
उसको हल करने की एक कोशिश हुकूमत ने की है। और पार्लियामान जो पाकिस्तान का सबसे बालादस्त और सबसे आला और बड़ा इदारा है, जी जो बड़ा बिल्कुल है। कानून साज हाँ। इदारा है, इवन आपके आइन को में तरामीम करने का भी सिर्फ इसी इदारे को हक़ हासिल है। गरचे इस वक्त कुछ इदारे ऐसे भी है जो तरामीम के हक़ को वो इदारे भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इंटरप्रिटेशन के नाम पे पूरी की पूरी आइन का हुलिया ही कुछ मुकदमात में बिगाड़ दिया गया, लेकिन वो एक अलग बहस है। राना सनाउल्लाह साहब ने जो पॉलिसी स्टेटमेंट पहले इजलास में दी है, आज गालिब इम्कान यही है कि उसी के तसलसल में बातचीत होगी। और हम तो यही तवक्को कर रहे हैं कि ये जो पार्लियामान का जो मुश्तरका इजलास है, इसकी आज की अहम बात ये है, आपने बताया कि कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी होने के बाद और 2 सूबों को तोड़ने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी इस मुश्तरका इजलास में आज शरीक हो रहे हैं। तो तवक्को ये है कि जो हंग पार्लियामेंट का पाकिस्तान में एक तसव्वुर था, या जो पाकिस्तान का जो अधूरा एक पार्लियामेंट हम देख रहे थे, अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है कौमी असम्बली में भी इसी तरह वापस आए और अदालत के पास, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार भी है कि जो असम्बलियाँ सूबों की तोड़ी गई है जी जी। उसको दोबारा जो है बहाल भी किया जा सकता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम चले, जमहूरी निज़ाम चले, एक कामल और मुस्तहकम पाकिस्तान में निज़ाम हो, और हुकूमत के जो डिज़िग्नेटेड दौरानियाँ है, जो इनको तफवीज़ शुदा बिल्कुल, जो एक जो वो ये ना वक्त टाइम है पीरियड है, वो मुकम्मल पूरा करना हो। चाहिए। बिल्कुल सही है। शहरयार साहब, जॉइंट सेशन के हवाले से ही आपसे बात करूंगी। लास्ट टाइम जो पॉलिसी स्टेटमेंट थी वो राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ही आई थी, और इमरान खान साहब के हवाले से बल्कि एक वो चार्जशीट थी जो उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, सियासी मामलात किस तरह से आगे चल रहे हैं, तमाम तर चीज़ों का उन्होंने अहाता किया था। अब आज के हवाले से क्या कहते हैं कि वही सारी चीज़ें, ऑब्वियसली उसी पर बहस जारी है, सेनेटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी उसमें शामिल हैं। अब क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है? देखिए, जो आपने नेक शगुन करार दिया था, मैं तो इस वक्त वाकई खौफजदा हूँ कि क्या इजलास का नहीं है। माहौल क्या होगा इजलास का। पीटीआई के सेनेटर्स जो वापस आ रहे हैं, उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, उसमें अपने हिकमत अमली तय कर रहे हैं और एहतजाज होगा उसमें। ये एक फ़ैसला था उनका कि एहतजाज करेंगे वो आके ऐवान में। अब कैसा रहता है ऐवान का माहौल, ये देखते हैं कि कैसा ये वाकई आना उनका नेक शगुन है कि नहीं है। जमहूरियत के लिए बहुत बेहतर होता कि अगर इमरान खान साहब जब हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उस वक्त वो पार्लियामेंट छोड़ के जाने के बजाय पार्लियामेंट में अपोजिशन का किरदार अदा करते। ये मेरा ख्याल है कि उनको अब जाके रियलाइज हुआ है, पहले सब लोग ये बात कर रहे थे कि ये बहुत गलत फैसला है उनका। जी हाँ, उसमें यू टर्न लेने की भी कोशिश आपको पता है की गई, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से डी नोटिफाई हो गए और सारे मामलात बहुत आगे बढ़ गए, तब उनको ये ख्याल आया कि ये गलत हो गया। यू टर्न और इमरान खान साहब लाजम व मलजूम है, तो इसलिए एक तो ये है कि उनके जो करीब लोग हैं वो खुद भी सियासत से इतने वाकिफ़ नहीं है, कभी किसी जमात के साथ रहे, कभी किसी जमात के साथ रहे, वो उनके पार्लियामेंट में इतना उनका किरदार मौसर नहीं रहा कभी भी। तो वो जो पहली बार आए हैं वो पार्लियामेंट के हवाले से उनको मशवरे देते हैं, और उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मना भी किया था कि आप असम्बलियाँ मत तोड़ें, ये सूबाई असम्बलियाँ मत तोड़ें, ये आपको नुकसान देंगी, सियासी तौर पर आपको नुकसान होता है उसका। आपको नुकसान अब ये भी है कि आप अब उस फैसला साजी से दोनों जो सूबों में उनकी मर्ज़ी की निगरान हुकूमत, जैसे वो कहते हैं कि नहीं मिली। अब सूरत हाल जो इस वक्त है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जिस तरह ये पार्लियामेंट में अच्छा होता आ जाते, लेकिन अगर अब ये सेनेटर्स भी आ रहे हैं तो वो आकर अपना किरदार अदा करें वहाँ पर, और अगर पॉजिटिव होना चाहिए। अपोजिशन नहीं है तो अपोजिशन का जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उससे निपटने के लिए सबको इकट्ठे काम देखिए, आपको ये एक बात बताऊं कि इस वक्त IMF क्या दुनिया के किसी भी इदारे के पास आप चले जाएं बात करने के लिए, पाकिस्तान के लिए आप कुछ मांगने के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको सबसे पहले वो ये कहेंगे कि जी हमें आपकी गवर्नमेंट पे इसलिए ट्रस्ट नहीं है कि आपके यहाँ रिवाज ये है कि एक हुकूमत जाती है तो दूसरी हुकूमत आकर दूसरे फैसले करती है। इस पॉइंट पे मुझे बात करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ये बात की है। अभी सरदार सलीम हैदर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी सरदार, सबसे पहले तो जो जॉइंट सेशन है उसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। 8 निकाती इसका एजेंडा है। लास्ट टाइम भी राना सनाउल्लाह साहब ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने स्पीच की थी। इस वक्त जो मसाइल हमें दरपेश हैं उनके हवाले से उसमें बात होगी, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। उसकी कुछ मैं डिटेल्स आपसे जानना चाहती हूँ। अमन ओमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से बात की गई, मौशी चैलेंजेस, जो सियासी मसाइल इस वक्त हमें दरपेश हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स भी मौजूद हैं, कुछ पॉजिटिविटी देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जॉइंट सेशन जो है पार्लियामेंट जो है वो ज़ाहिर है सबसे जो है मुकद्दम फोरम है, और पाकिस्तान के जो मसैल हैं वो अगर पार्लियामेंट में डिस्कस होंगे तो वहाँ से जो चीज़ निकलेगी वो ही बेहतर होगा। एग्जैक्टली। मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है ये आपके सामने है हर लिहाज से। एक खान साहब हमारे जो पीटीआई के हेड हैं और अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर कहते हैं, वो जब से हुकूमत से उतारे गए वो छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जब उनकी अक्सरियत खत्म हो गई, बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़ाई गई, तो उस वक्त से भी वो आप देखिए सड़कों पे हैं, हर चीज में एजिटेशन कर रहे हैं, मुल्क को स्टेबल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले देखें जब नून लीग की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी उन्होंने 35 पंचर उठा के पूरी कौम को यरगमाल बनाई रखा, और आखिर में फिर कहा कि नहीं वो तो मेरा सियासी बयान था। सही। तो इससे ये चीज साबित होती है कि वो सियासी बयान बनाते हैं, झूठ का बयान बनाते हैं, उन्हें ये कोई सरोकार नहीं होता कि मुल्क की हालत क्या हो रही है, मुल्क का क्या नुकसान हो रहा है, वो लिए वो करते हैं। और उनकी इन हरकतों की वजह से आज मुल्क जो है वो इंतहाई सूरत हाल। ठीक तो है। उस हवाले से सियासी तौर पे, माशी तौर पे और तमाम जो हालात हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको डिस्कस करने के लिए ये एक मुश्तरका इजलास जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है, और उसमें कोई बेहतर हल यकीनन हम ये तवक्को करते हैं कि उसमें से कोई बेहतर चीज, एक रोड मैप सामने आएगा जिससे कोई मुल्क की बेहतरी के लिए ये गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट का मैंडेट लेके तो उसको आगे चलाएगी। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, ये भी कहिएगा कि आप चूँकि इत्तेहादी है गवर्नमेंट के और इस वक्त मिलकर काम कर रहे हैं, हुकूमत ने इस वक्त कोशिशें की जा रही है, रमज़ान पैकेज जो इंट्रोड्यूस करवाया है, मुफ्त आटा दिया जा रहा है लोगों को। आज यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से भी खबर आई है कि वहाँ पर भी सब्सिडाइज चीज़ें जो है लोगों को दी जाएंगी और बड़े लेवल पर काम किया जाएगा। तो इसके हवाले से मुझे बताइएगा, कुछ एतराज़ात हैं IMF की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए। ये क्या सारी स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? फिर जहाँ पे जो मसाइल थे वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब अब खुद जा भी रहे हैं, जो बदनज़मी थी उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि तमाम तर मुश्किल हालात होने के बावजूद और IMF से मुआहदा जो है वो आगे न चलने के बावजूद कोशिश गवर्नमेंट की जो है वो बहुत भरपूर है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इसमें ये भी कोशिश है कि IMF से जो हमारा एग्रीमेंट है वो भी साइन हो जाए, और साथ साथ अवाम को, जो अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनको भी सब्सिडाइज तरीके से जो है उनको कोई रिलीफ दिया जाए। जो गरीब लोग हैं उनको कोई तरीका ऐसा बनाया जाए कि उनको कम से कम सांस लेने की जो है उनको मौका जरूर मिल जाए। और इसमें वज़ीर आज़म साहब सस्ते आटा और फ्री आटा जो है उसके लिए आप देखें दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं। अभी जो चीफ मिनिस्टर साहबान है इमरान, वो भाग दौड़ कर रहे हैं। तमाम इंतजामिया जो है आज भी आप देखें तो आवाम को रिलीफ देने के लिए एक तो जो है वो महंगाई, खुद साख्ता महंगाई जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा जो हुकूमती है उनको बेहतर तरीके से लाइन अप करने के लिए कि जब शुरू में ये फ्री आटे का शुरू किया गया तो उसमें जरा मिसमैनेजमेंट हुई, लोग जो है ज्यादा तादाद में आए उसको बेहतर करने के लिए। और उसमें ये भी था कि BISP से रजिस्टर जो है उनको दिया जा रहा था, लेकिन रात को PM साहब ने उसमें हुक्म दिया है और उसमें और एडिशन किया जा रहा है कि BISP के जो रजिस्टर है उनके अलावा भी की तस्वीर के ऊपर है या उससे नीचे लोग हैं, उसका भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया गया है कि जो लोग उसमें शामिल किए जा रहे हैं किस तरह से वो शामिल होंगे। प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जा रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 2-4 दिनों में सारी चीजें जो है वो प्रॉपर सिस्टम के मुताबिक हो जाएंगी, और ये थोड़ी सी जो बदनज़मी हो रही है ये भी बेहतर हो जाएगी। और यूटिलिटी स्टोर पे भी सब्सिडाइज जो आटा, चीनी, आटा, घी जो मेन चीजें हैं
उन पे भी सब्सिडी ठीक है। जो है वो गरीब आवाम के लिए कोशिश जो है वो की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार सलीम हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिसके बावजूद खुसूसी हैं। साफ़ी साहब, रमज़ान पैकेज और मुफ्त आटा जो फ्राहम किया जा रहा है BISP के तहत, जो रजिस्टर्ड लोग हैं पहले उनको दिया जा रहा था, अब सरदार साहब बता रहे हैं कि और लोगों को उसमें ऐड किया गया है। लेकिन असल जो मसला हम देख रहे थे, जिसको फेस कर रहे थे, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बदनज़मी बहुत देखने में आई। वज़ीर आज़म साहब कल भी भावलपुर तशरीफ़ ले गए, मुल्तान गए, आज पिंडी में भी कुछ देर पहले मौजूद थे। वो खुद इंस्पेक्शन कर रहे हैं। वो एक रिवायत भी है, उनका एक स्टाइल भी है कि पंजाब में वो इसी तरह से काम करते रहें। इससे बेहतरी आएगी? देखिए, इंतज़ामी तौर पर तक़सीम कार को तो बेहतर किया जा सकता है, लेकिन असल मसला हमारा क्या है? असल मसला हमारा जो है गुर्बत है। और ये जो बदइंतज़ामी और दक्कम पहल और जो कुछ लोगों की इवन जो अमवात हुई है, ये इस बात की गमाज़ी है कि हमारे मुल्क में गुर्बत की शरह में खौफनाक हद तक इजाफ़ा हो चुका है। और अब पहले तो हम सिर्फ इसको पढ़ते और सुनते रहें, अब हमें ये स्ट्रीट्स में इसका जो है ये एक झलक नज़र भी आ रही है। ये लंबी लंबी लाइनें, ये बदइंतज़ामिया, ये चीना जप्ती, ये सारी चीज़ें इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में खौफनाक इजाफ़ा हुआ है। और इसका हल जो है आर्जी तौर पर तो आप इसको इन सब्सिडीज़ के ज़रिए और मराहत के ज़रिए वक्ती तौर पर तो इसको कंट्रोल या काबू करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसका वाहिद हल यही है कि आपने क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा करना है। अब हमने ये देखना है कि मौजूदा हुकूमत इस हवाले से क्या कर सकती है, और जो आने वाली जो हुकूमत अपने आप को जिसने डिक्लेयर कर दी है खुद साख्ता, जो हमारे सबसे बड़े, बल्कि आलम दे दिया, इस्लाम मौशी प्लान भी दे दिया जी, उन्होंने, जो आलम इस्लाम के सबसे बड़े लीडर जो हैं, उनके माशी जो 10 नुकात का जो प्लान है, उसमें भी हमें कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आई कि जिसके नतीजे में ये कतारें ख़त्म हो, ये पैकेजें ख़त्म हो, ये कभी रमज़ान पैकेज, कभी BISP प्रोग्राम के तहत जो लोगों को हम जो चीज़ें दे रहे हैं, ये बिल्कुल जो है जिसको आप जो कहते हैं कि कैंसर का इलाज आप डिस्प्रिन से करने की एक कोशिश जो है वो कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी क्रेडिट दूंगा कि इन नामसाइद हालात के बावजूद जब IMF आपकी बात नहीं मान रहा, IMF आपसे जो एग्जिस्टेंट आपकी जो सब्सिडीज़ है उन्हें विड्रॉल करने पे उनका इसरार है, और आप फिर भी अवामी मुश्किलात का इदराक करते हुए मुफ्त आटा या यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडाइज कीमतों पे ज़रूरी अशिया की फ़राहमी या पेट्रोलियम मसनूआत पे कुछ टारगेटेड सब्सिडीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस बात की गमाज़ी है कि हुकूमत को एहसास है कि गरीब तबके के लिए कुछ न कुछ, चाहे आपके आलमी दबाव आप पे हो, आलमी इदारे आपका साथ दे या ना दे। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद जब ये अब जो मुख्तलिफ़ शहरों का वो दौरा कर रहे हैं, और CM पंजाब को भी हिदायत की गई है, इसी तरह CM सिंध और KP और बलूचिस्तान को भी यही कहा गया है कि वो भी इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करे और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करे। तो डेटाबेस बन रहा है। उम्मीद है कि तक़सीम कार में तो कुछ बेहतरी ज़रूर होनी चाहिए, और स्पेशली ये सूबाई हुकूमतों की ज़्यादा जिम्मेदारी है, और सूबाइयों से भी बढ़ के जो मुकामी हुकूमतें हैं, जो ऐसी ज़िला इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया जो है, DC है, AC है, अब तो वो ऑफिस भी एक्टिव है, प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जिम्मेदारियाँ है। इन तमाम चीज़ों को जब आप इंटैक्ट नहीं रखेंगे, इनको आप इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, तो बदइंतज़ामी भी रहेगी और मुस्तहकीन का जो है वो हक़ भी मारा जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक मुनज़्ज़म तरीक़े से तक़सीम कार को यकीनी बनाए, और इससे बढ़ के जो हमारे हुक्मरान हैं और जो हमारे सियासतदान हैं और जो हमारे रहनुमा हैं, वो सर जोड़ कर बैठे कि किस तरीके से क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाया जाए, आमदन को किस तरह आप गरीब तबके का जो है आमदन में किस तरह इजाफा कैसे किया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इससे ये मसला हल होने वाला नहीं है। शहरयार साहब, ये प्रोग्राम्स ऑब्वियसली किसी न किसी हद तक आपको हेल्प आउट करते हैं, कुछ ना कुछ मदद आपको देते हैं, लेकिन जैसे साफ़ी साहब बात कर रहे हैं, असल मसले का हल तो ये है कि इसको प्रॉपरली, इसका कोई सही सल्यूशन हो, लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए, उनकी क़ुव्वत
उनकी आमदन जो है वो बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़ाहिर है सरदस्त अब इस वक्त जो मामला दरपेश है उसमें बहुत मुश्किल है। तो रमज़ान शरीफ में जो कोशिशें हो रही हैं इसके हवाले से भी मैं आपकी इनपुट चाहती हूँ कि रमज़ान पैकेज और दूसरा ज़िला इंतज़ामिया की जो बात हुई थी वो बड़ा अहम रोल है। अगर उस पर काबू पा लिया जाए, वहाँ सख्ती की जाए तो प्राइस कंट्रोल जो है उससे बाकी आवाम भी जो है उसको भी फ़ायदा होगा। देखिए नहीं, सबसे पहले जो बात है ना, बाकी सारी चीज़ों से पहले आपको जो बेहतर करने की ज़रूरत है वो अपनी नीयतों को करने की ज़रूरत है। इसमें हुकूमत का कोई वज़ीर जो है रेडी लगा कर नहीं बैठा हुआ जो फल नहीं बेच रहा। सब्ज़ी, फल, या आप कोई भी दुकान पे किसी पे भी चले जाएं, उन्होंने आज खुद इजाफा कर दिया। माफिया ना सर, तो पूरा ये माफिया माफिया बना हुआ है। असल में ये जो ताजर है ये अब हुकूमत तो नहीं, हुकूमत को लोग मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, ये हुकूमत नहीं है। हर आदमी अपने अपने हिस्से की चोरी में लगा हुआ है यहाँ पे। सारी दुनिया में साफ़ी साहब भी गए, मैं इजिप्ट गया, सऊदी अरब, इधर आप देखें कि जब रमज़ान आता है तो बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में उन्होंने रियायत दे दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ चीज़ें 4 गुना बढ़ा दी हैं उन्होंने। अब ये काम जो है, ये जिस तरह साफ़ी साहब कह रहे थे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, अफसोसनाक सूरत हाल ये कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ख़त्म हो गई थी। उन्होंने जो एक वो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम चेंज किया, NRB को कुछ उन्होंने इख्तियारात दिए, DCO के नाम तब्दील करके DC को DCO कर दिया। बिल्कुल हाँ। तो उसने ये सारा सिस्टम ही हमारा तब्दील कर दिया, और उसमें उसका नुकसान ये हुआ कि आज किसी भी सतह पर जो ये महंगाई खुद कर देते हैं ताजर, उनको रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद नहीं है। सबसे अहम जो चीज़ है इस वक्त जो हुकूमत को चाहिए वो ये है कि इन लोगों के ऊपर भी कोई रोक टोक होनी चाहिए। वो पूछा जाए, जब आप किसी से बात करें कि यार ये तुमने, ये कल तो मैं लेकर गया हूँ, ये 300 रुपए का था, आज तुमने ये 500 का कर दिया, वो कह गए पिछू महंगा है। हाँ जी बिल्कुल। अब वो पीछे कहाँ है, वो कहाँ तक आप जाएंगे पीछे। आप सब्जी मंडी I-16, ये I-12 यहाँ चले जाएं, यहाँ से आपको जो चीज़ 150 रुपए में मिल रही है वो यहाँ से 10-15 किलोमीटर आगे आती है तो वही 150 रुपए की चीज़ जो है 700 रुपए में, 600 रुपए में मिल रही है आप। ये नहीं सर, फिर इसका हल क्या है? हम इसका- रमजान पैकेज की बात कर रहे हाँ, थे, बात आगे रमजान निकल पैकेज गई, के साथ- लेकिन हाँ, मुख्तसर इसका भी हल मुझे बताएं ना। रमजान फिर आगे पैकेज चलते हैं। तो एक जिस तरह कहा ये हल नहीं है रमजान पैकेज। हमें इनसे थोड़ा सा आगे निकलना है, और उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है, वो यही कि अपनी नियतों को बेहतर बनाना है। हमने ये अपना किरदार अदा करना है सब ने। उसके लिए अब पहले तो ये कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो बहाल होनी चाहिए, इनके ठीक है, ऊपर ठीक निगरानी है। होनी चाहिए। सही। फिर ये अब आप बताएं, यूटिलिटी स्टोर पे सस्ती चीनी, सस्ता आटा जो मिलता है उसमें अक्सरियत जो है वो दुकानदारों की है, वहां से वो चीनी खरीदते लेकिन हैं। उसके लिए अब कंट्रोल कर लिया गया है। हाँ, उन्होंने वो आप प्रॉपर शनाख्ती स्ट्रेटेजी कार्ड बनाई हाँ, है। बिल्कुल, ये तरीके और फिर आपको एक हद लाने भी पड़ेंगे। मुकर्रर की गई है कि इससे ज्यादा नहीं ले सकते आप, जाके जखीरा नहीं कर सकते आप, बाहर लोकल मार्केट में इसको बेच नहीं सकते हैं। अच्छा सर मुझे ये बताएं शहरयार साहब, IMF के साथ इस वक्त हमारी डील मैच्योर नहीं हुई है और कुछ ऑब्जेक्शंस भी उनको हैं, लेकिन इसके बावजूद कोशिश तो ये की जा रही है, एटलीस्ट अपनी तरफ से एक इंटेंशन तो है कि हम लोगों को कुछ रिलीफ फराहम करें, और ख़ास तौर पर इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में। तो उसके लिए एक लाया अमल बनाया गया है, लोगों को किसी न किसी हद तक फैसिलिटेट किया जा रहा है। ये इस कदम को कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं तो इसका वाकई जब ये इन्होंने पेट्रोल की सब्सिडी का ऐलान किया तो हम लोग बड़े हैरान हुए कि अभी तो आपकी IMF से हमने अपने जो हमारे जो कॉमर्स फाइनेंस वगैरह देखते रिपोर्टर, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जी इस वक्त तक तो IMF नाराज़ है इस बात के ऊपर। IMF नहीं चाह रहा कि हम कोई भी सब्सिडी दें। IMF इस वक्त जो IMF की पोजीशन है हमारे पर, वो सर पर डंडा लेके खड़ा हुआ हमारे, और मॉनिटर बना हुआ क्लासरूम का, और इसकी वजह बुनियादी सिर्फ एक ही है, और लोग बुनियादी वजह पे जाने के बजाय अगर सिर्फ तनकीद करेंगे तो मैं उनको ये थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। IMF आज आपके साथ, IMF का पहले इस तरह का बर्ताव नहीं रहा आपके साथ, आज IMF का आपके साथ ये बर्ताव क्यों है? वो इसलिए है कि इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब उनको पता लगा कि मेरी हुकूमत जा रही है, उन्होंने जाते जाते वो जो कहते हैं ना कि वो ज़मीन में वो क्या लगती है जी, वो
माइंस बारूदी 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 सुरंगें माइंस बिछा लगा कर दी। गए वो हमारे ये लिए तो बड़ा इस कौम के लिए। पेट्रोल पे सब्सिडी दे दी, बिजली पे सब्सिडी दे दी उन्होंने, गैस पे सब्सिडी दे दी। उसका नतीजा क्या निकला कि आईएमएफ ने आपके साथ कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। ठीक है। पहले आप उनको बातचीत की पोजीशन पे लेकर आए, अब वो कह रहे हैं कि आप पहले हमें ये बताएं कि इस मुल्क में अगर हम आज आपके साथ ये मामला तय करते हैं, क्या आने वाली हुकूमत इसको क्या कंटिन्यू गारंटी है कि करेगी? ये कंटिन्यू तो रहेगा? ये असल जो अभाम की सूरत हाल है, इसको बेहतर बनाने के लिए हमारी जो अदलिया उसको भी किरदार अदा करना होगा। जो ये इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार किया हुआ है इस मुल्क को। देखें, जब तक आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, आपके मुल्क में माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? सियासी इस्तेहकाम ऐसे आएगा कि ये एक आदमी के लिए कवानीन भी तब्दील हो जाते हैं, उनके लिए अदालतों का रवैया भी नरम हो जाता है। ये सारी चीज़ों को रोकना पड़ेगा आपको ये दिखाना होगा कि कानून सबके लिए बराबर है। और कानून के साथ साथ फिर ये भी बताना होगा कि जो हुकूमती पॉलिसीज़ होती हैं, जो आपके आलमी माहिदे होते हैं, इनको कोई भी हुकूमत आए वो ख़त्म नहीं कर सकती। ठीक है, सही, तो इधर सही। कोई ना कोई हमें एक बनाना पड़ेगा। और इसके लिए बैठ के वज़ीर आज़म ने तो ये ऑफ़र की है, पेशकश की है। अब देखें कि दिल बड़ा करके पीटीआई के चेयरमैन इसके ऊपर बैठते हैं कि नहीं बैठते, वो आए, इन सारे मामलात पर बात करें, मुल्क को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। सही। अब अभी इस पे ही मुझे बात करनी है मजीद कि ये जो इस वक्त हमें सियासी हलचल और जो सूरत नज़र आ रही है, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। वज़ीर आज़म साहब ने तो बिल्कुल पार्लियामेंट में उन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने दावत दी थी कि इन तमाम तर मामलात पर मिलकर बैठ कर हमें बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब की आज भी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात के लिए मिलकर हम बैठकर हम बात तो कर सकते हैं मिलकर, लेकिन हुकूमत की नीयत में खलल है। अब नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है। अब अगर इसी तरह की स्टेटमेंट्स आती रहेंगी तो फिर लगता नहीं है कि मामलात आगे बढ़ेंगे और मुज़ाकरात होंगे, जो कि कोई नेक शगुन नहीं है। इसके अलावा जो पंजाब में और KPK में इंतखाबात का मामला था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में आज मामला चला गया है। उस केस की भी वहाँ पर एक तो बेंच बना दिया गया है, हियरिंग हुई है, उसकी जो प्रोसीडिंग है उससे हम आपको आगाह करेंगे। फ़िलहाल जो है वो कल तक के लिए, यानी कल मंगल सुबह तक के लिए मुलतवी कर दी गई है उसकी प्रोसीडिंग। कल दोबारा उसका आगाज़ होगा। और एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब को 7 मुकदमात में 6 अप्रैल तक जो है वो उनको बेल मिल गई है, मंजूर हो चुकी है। अब ओवरऑल जो सिचुएशन है इस पर हम बात करेंगे। साफ़ी साहब, एक बड़ी अहम बात यह है कि जब तक इकट्ठे नहीं बैठेंगे, मज़ाकरात नहीं होंगे, तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। जंगें हो जाती हैं, उसके बाद भी आपको अल्टीमेटली आपको मेज़ पर ही आना पड़ता है और वही मामलात हल किए जाते हैं। कि हमारे यहाँ खुदा न खासा इतनी ख़राब सूरत हाल है कि आप हमारे तमाम तर सियासतदान इकट्ठे बैठ नहीं सकते। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि इनकी तो नीयत ठीक नहीं है, हम कैसे बैठें। हालात हाज़ा पे आने से पहले माजी की इस हवाले से 2 मिसाल है। 71 में इंतखाबात हुए मुत्तहिदा पाकिस्तान में और जीत जो है शेख मुजीब की पार्टी को अक्सरियत वहाँ पे मिली बंगाल में और इस साइड पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। लेकिन डेडलॉक पैदा हुआ, 6 नुकात पेश हुए, आज भी 10 नुकात पेश हुए। लेकिन शुक्र है इमरान खान साहब ने शेख मुजीब की तरह बंगाल बनाने का कोई मुतालबा नहीं किया। लेकिन शेख मुजीब तो एक कदम आगे बढ़े थे। मुज़ाकरात नहीं हो सके, 1, 2, 3 राउंड हुए लेकिन उसका नतीजा नहीं हुआ, मुल्क 2 लख्त हुआ। वो तो फिर भुट्टो जैसे एक डायनेमिक और एक सुलझू और एक जिसको कहते सियासत को समझने वाले सियासतदान के हाथ में जो बचा कुचा पाकिस्तान आया था, उन्होंने फिर एक ही बात अपनाई जो उन्होंने शेख मुजीब के साथ जो उनका जो रवैया था उसको बिल्कुल उलट कर दिया। अपने बदतरीन सियासी मुखालिफिन को साथ बिठाया, वली खान, शेरबाज मज़ारी, मुफ्ती महमूद, नज़रियात अलग, सियासत अलग, एक दूसरे के जानी दुश्मन, आज से भी ज़्यादा सियासी पोलराइजेशन, लेकिन उनको साथ बिठाया। फिर ना सिर्फ उन्होंने मुल्क संभाला बल्कि सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर 71 में उनकी हुकूमत कायम हुई और 73 में
हमें आज जिस आइन की हम बात कर जी, रहे हैं, जिस पे अभी आगे चल के आज सुप्रीम कोर्ट भी बैठी है, उसी आइन पे फैसले कर रही है और हाई कोर्ट भी उसी आइन को बरूकार लाते हुए मसाइल हल करने की कोशिश कर रही हैं। फिर 2 साल के अंदर सियासी मुखासमतें भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुए और इस मुल्क को उन्होंने मुत्तफ़िक़ा आइन भी दिया। तो सिर्फ ये 2 वाक़यात को अगर हम नज़र में रखें कि 70 में हमने सियासी मुज़ाकरात से इनकार किया, मुल्क को दोलख्त किया। ठीक है। 73 में 71 और 72 और 73 में मुज़ाकरात पे एतमाद किया और एक दूसरे की बात सुनने की हम रवा हुए और एक दूसरे के साथ रवादारी और टॉलरेंस का रवैया इख्तियार किया। मुत्तफ़िक़ा हम आइन देने में कामयाब हुए। ठीक हो गया। इमरान खान साहब के पास लाख अवामी क़ुव्वत हो, वो पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया का सबसे बड़े लीडर क्यों ना हो, लेकिन अगर उन्होंने मुज़ाकरात के मेज़ पे नहीं आना तो वो मसला वही होगा, खुदा न खास्ता, जो 71 और 70 में हुआ था। खुदा न खास्ता बात वहाँ पे जाएगी। अगर वहाँ पे नहीं गई जो फिर 77 में हुआ भुट्टो के खिलाफ, फिर जिस तरह ज़िया ने जो कुछ किया, जब भुट्टो को अपनी ताकत का बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हुआ और उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन से एक दफ़ा फिर मुकालमा ख़त्म किया, तो फिर वहाँ पे एक डिक्टेटर ने आके उस मकबूल लीडर को की अदालती मर्डर करवाया। ठीक है। आज इमरान खान साहब, अभी जो ख़बर नई ताज़ा आ रही है कि आज उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद जो उनको 7 ज़मानतें इनायत हुई, उनको जो एक रिलीफ मिला बहुत बड़ा, उसी वक्त कह दिया कि हाँ हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन एजेंडा एक ही है, इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद। तो ये एक तरफ उन्होंने ये बात एक अच्छी बात की कि मुज़ाकरात का एक इंदिया दिया, लेकिन उसके साथ साथ फिर राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से अगर वो खबर सच्ची हो, जो अभी बिल्कुल नई और ताज़ा इतलात है, कि उन्होंने कहा कि अगर राना सनाउल्लाह साहब के बयान पे तबसरा करते हुए कि अगर हम दोनों में से एक ही रहना है तो फिर राना साहब नहीं रहेंगे, खुदा न खास्ता। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सियासी बयान दिया है या जो जिस तरह हम आजकल सियासत को ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील कर रहे हैं कि उसी तनाजुर में उन्होंने ये बयान दिया है। तो सियासत को सियासत समझा जाए, कबायली दुश्मनी इसको ना बनाए, और मुज़ाकरात के मेज़ पे आप मकबूल ज़रूर होंगे, आप बड़े लीडर ज़रूर होंगे, लेकिन अगर आप मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद रखेंगे तो ख़ुद बंदगनी में फंस जाएंगे और आपकी ना मकबूलियत रहेगी और ना इस मुल्क का कोई फ़ायदा रहेगा। ठीक है। शहरयार साहब, वज़ीर इत्तलात कहती हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं चाहते हैं, वो सिलेक्शन चाहते हैं। ये बार बार जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं और मुज़ाकरात का भी एक ही एजेंडा, वो कहते हैं अगर आप इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं तो फिर हम बैठने को तैयार हैं। तो वो कहते हैं इनका ये सियासी नहीं नफसियाती मसला है। इस पर भी ज़रा अपनी राय दें, और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो एक बेंच बना और उसकी समाअत हुई है इलेक्शन के हवाले से, अब कल मज़ीद होगा, इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। कुछ ऐसे चीज़ें जिनके ऊपर हम इशारे कनायों में बात कर लें, ठीक चलेगा। जहाँ तक बात है वज़ीर इत्तलात की, उन्होंने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त उनको ये लगता है कि वो अमेरिका से भी खड़े होंगे तो वो जीत जाएंगे इमरान खान साहब। और इस एतमाद को ही इनको, क्योंकि ये एतमाद गुज़िश्ता कुछ 7-8 साल से इनके जहन में भरा गया कि आप ही हैं इस मुल्क के, भी मुल्क के क्या, आप इस मुस्लिम उम्मा के एक ही लीडर हैं जो आप हैं। और उनकी एक जो है ना, एक उनका किरदार बनाया गया। अब उस किरदार को समझते, वो कुछ उसमें से कुछ अमली तौर पे तो उन्होंने किया नहीं। आज वो जो 10 नुकात दे रहे हैं, वो अपनी जो उनकी 4 साल की हुकूमत थी उसमें उनमें उन्होंने कोई ऐसा काम किया, कोई एक काम अपना बता दें कि मैंने ये काम किया है, सिवाय पुराने मंसूबों के नाम तब्दील करके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप एहसास प्रोग्राम बना लें। आप जो नवाज शरीफ हुकूमत का हेल्थ कार्ड था उसको आप सेहत इंसाफ कार्ड कर दें। वो सर आप ये कह सकते हैं इलेक्शन कैंपेन ही कर रहे हैं, हाँ, तो अब कुछ नहीं इस है। वक्त जो सूरत हाल है कि उनको ये बहुत ज़ाम है कि वो ही जीतेंगे इलेक्शन और वो किसी एक सीट से भी नहीं हार सकते। नहीं, अगर लचक नहीं दिखाएंगे शहरयार साहब तो फिर मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर तो आप इलेक्शन की तरफ भी नहीं जा पाएंगे। जो इस वक्त मामलात हैं, कैसे फिर इलेक्शंस होंगे आपके मुल्क में? वो जो जैसे कह रहे हैं ना कि उन्होंने जहाँ से फैसले लेने ना इस किस्म के, वो वहाँ से फैसलों की उम्मीद में,
और इसका सिलसिला बंद होना चाहिए कि अच्छा, अभी उनको- भी उम्मीद में है। उनको जहां जहां फैसले हो जाते हैं उनको हर फेवर। अब आप ये देखें कौन सा ऐसा कोई आप मुल्जिम बता दें कि जो वक्त अपनी बराबर। मर्जी से जिससे पूछा जाए कि भाईजान बताएं आपकी जमानत लेने के लिए हम खुद आ जाएं। अच्छा जी, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब और शहरयार साहब हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन। और इस वक्त हम आखिर में बात कर रहे थे जो मुल्की मसाइल हैं उसका हल क्या हो सकता है, किस तरह से चीज़ें बेहतर होंगी। जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।